सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन की का हमने जैसे चर्चा की, कॉन्सेप्ट तो बड़ा पुराना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसके पीछे तैयारी बड़ी लंबी चाहिए। और आज की परिस्थिति में अगर इसको अंजाम देना है तो इस साल होने वाले 5 चुनाव, अगले साल होने वाले आंध्र प्रदेश का चुनाव, इसके अलावा हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव और 2025 तक के चुनाव आपको एक साथ कराने पड़ेंगे। बिल्कुल कराने पड़ेंगे। मुझे लगता है 2000 जिसका जिक्र मैंने पहले किया, 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ तो यह संभावना दिखाई नहीं पड़ती कि आप सारे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा सकें। और इसी के लिए मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। पहले का मतलब हर 6-8 महीने पर इस पर एक बार चर्चा होती है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कि सारे राज्यों का चुनाव लोकसभा के साथ हो, ये बहुत मुश्किल सा काम दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें इस ओर बढ़ना चाहिए, साइकिल ऑफ इलेक्शंस। अब ऐसा किया जा सकता है, हर 2 साल पे चुनाव हो या हर साल चुनाव हो, और आप कुछ महीनों को फिक्स कर सकते हैं। तकरीबन मान लीजिए अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, जिससे मान लीजिए अगर हम 2023 को देखें तो कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। हिमाचल का चुनाव हुआ, फिर गुजरात के चुनाव हो गए, फिर कर्नाटक के चुनाव हो गए, और उसके बाद अब 5-4 राज्यों के और चुनाव हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बनाया जाए सिस्टम जिसमें साल के किसी एक महीने में या ऑल्टरनेट ईयर, कि भाई 2022 का साल चुनाव का नहीं है, अगर 2022 के साल में कुछ राज्यों की सरकारें चली गई, वो 2023 तक वेट करें, समथिंग ऑफ दैट काइंड। मुझे लगता है ये कर पाना इस समय संभव है जिसका आपने जिक्र किया। इससे ये होगा, जो 4-5 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं उसको आप लोकसभा के साथ कर लेंगे। लोकसभा के साथ आंध्रा का चुनाव, सिक्किम का चुनाव ऑलरेडी होता है, और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद 2-3 महीनों बाद होता है। तो इन 11-12 राज्यों को आप लोकसभा के साथ कर सकते हैं, और ऐसी ही प्रक्रिया शायद साल दर साल या हर 2 साल पे की जा सकती है। इस समय तो मुझे लगता है ये एक, मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रयास होगा और संभव भी है कर पाना। तो वो तो लॉ कमीशन ने जो 2018 में अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी, उसमें तीनों ही विकल्प थे कि आप लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव करा सकते हैं, या 5 साल में 2 बार डिवाइड करके, जैसा आपने कहा साइकिल ऑफ इलेक्शन, तो 2 बार 5 साल में 2 बार चुनाव हो, या हर साल पड़ने वाले जितने भी चुनाव हैं उन सबको एवरी ईयर एक साथ करा लिया जाए, यानी साल में 5 बार इलेक्शन कराए जाएं। तो ये तीनों विकल्प दिए गए थे। लेकिन जो बात अभी सुधीर सूर्यवंशी जी कह रहे थे अभी आज के हालात की, उस पर हमको जरूर गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर वो सुन रहे हैं सुगबुगाहट कि क्या महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो सकती है, उनका ऐसा आंकलन है कि देश के हालात को देखते हुए नरेंद्र मोदी को ये सुहाएगा कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। इसमें कितनी हकीकत दिखाई देती है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए सौरभ जी, ये बड़ा मतलब अप्रत्याशित होगा कि कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिस एजेंडे को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, कहे नहीं नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हम खड़े। ये प्रत्याशित है, ये सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है जो देवेंद्र फडणवीस ने दी है। और आज की तारीख में तो कहते हैं ना कि जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा प्याज खाता है, तो अजीत पवार तो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा आज उनके नेता नरेंद्र मोदी है। तो ये मुझे कोई बहुत, ये राजनीतिक लिहाज से कोई अप्रत्याशित नहीं है। मैं अभी गोवा में बैठा हुआ हूं, यहां भी अभी कल ही जो है वो एक कार्यक्रम में यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं। तो क्या आप गोवा वाले भी कहेंगे कि नहीं नहीं यहां भी विधानसभा भंग होने वाली है? महाराष्ट्र को लेकर इसलिए भी चर्चा होती है कि वहां की विधानसभा भंग न भंग विचित्र स्थिति है, कब कौन मुख्यमंत्री के दावेदार, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। देश भर के हर भाजपा के मुख्यमंत्री के मुंह से एक ही बात निकलेगी, और भाजपा का हर वर्कर एक बात कहेगा, और कोई भी समझदार व्यक्ति भी कहेगा। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा पेच है, जैसे इससे मैं कतई सहमत नहीं, सुधीर जी जो आंकड़े बता रहे हैं, कल ही जो भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया, 7.8% क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है। जो आंकड़ा जारी किया 7.8% क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है, 4 क्वार्टर की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ है। जो टमाटर लेके घूम रहे थे लोग, डिबेट में भी लेकर आ रहे थे, आजकल बंद हो गया क्योंकि इतना टमाटर आ गया, उसी में नहाओ कूदो चाहे जो करो, फेंकने की नौबत आ गई कई जगह। तो मुझे लगता है कि महंगाई टेम्परेरी फिनोमिना है, इस पर चुनाव बहुत कम होते हैं। दिल्ली की सरकार गिर गई होगी प्याज पर, और इतना आगे की चीजें जब आप, देश एक बेहतर स्थिति में जा रहा है, G20 के प्रेसिडेंसी पर हम बैठे हुए हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना हाई है, हम दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री हैं, तो कोई सेंटिमेंट खराब हुआ है ऐसा मुझे कतई नहीं दिखता है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, वो आगे बढ़ेगा। और एक चीज और जो है लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है या राम मंदिर में विधिवत नए मंदिर में पूजा पाठ जनवरी से शुरू होगा, तो कोई नरेंद्र मोदी हो वो क्यों चाहेंगे कि उससे पहले वो इलेक्शन करा लें? क्यों वो चाहेंगे कि पहले चुनाव में जाएं और उसके बाद वो राम मंदिर में जाएं? सुधीर सूर्यवंशी जी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है सौरभ जी, आपको भी याद होगा, आदमी जो वोटिंग करता है वो संतुष्ट मन से कभी वो वोटिंग नहीं होता, वो एंटी की फोर्स की वोटिंग होता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से कांग्रेस नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था, इसलिए ज़्यादा पैमाने में वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को किया गया। जब कोई चीज़ मेरे ख्याल से प्रॉमिस दिया जाता है वो जब हासिल हो जाती है उसके लिए लोगों को ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, लोग ज़्यादा अचंभित नहीं रहते, जो चीज़ मिल गई है। राम मंदिर बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा मसला था, उसके ऊपर काफ़ी इलेक्शन हुए, लेकिन जब राम मंदिर बन चुका है तो बनने के बाद एक आस्था का विषय हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से लोगों में ये मुद्दा नहीं है, लोग जब राम मंदिर जाएंगे वो मेरे ख्याल से इशू नहीं है, अभी इशू अलग है। संतुष्ट में लोग वोटिंग नहीं होता, वोटिंग एंटी एंगर से वोटिंग होती है, ये एक बड़ा साइकोलॉजी लोगों का है, वो हम समझना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव हारा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जैसे हालत थोड़ी खराब है, तेलंगाना में तो फाइट में भी नहीं है, मिजोरम छोड़ दिए, ऐसे 3-4 राज्य और हारेंगे तो उसका असर मेरे ख्याल से पार्टी के केडर हो, लीडरशिप है, उसके ऊपर गिर सकता है, ये उसका मनोधैर्य पे ऊपर गिर सकता है। ये गिरने के लिए मेरे ख्याल से रोकना होगा, तो जल्दी इलेक्शन एक इसके लिए एक पर्याय हो सकता है, नहीं तो 4 स्टेट हार जाएंगे, उसके बाद में जो केडर है, जो फुट सोल्जर है लड़ने वाला, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। आपको याद होगा आरएसएस का एक वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर, वहां पे भी एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व एक बड़ी चीज है, उसके पर सिर्फ हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, उसके लिए हमको चाहिए सुधीर जी, बात ठीक है आपकी, लेकिन लीडरशिप। ये जब आप आरएसएस वाली बात बता रहे हैं वो तो ठीक है, तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? लेकिन 2018 में यही चुनाव हार गए थे नरेंद्र मोदी, फिर 2019 में जीत गए थे। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर ये विधानसभा चुनाव हारेंगे तो बड़ा खराब मैसेज जाएगा, काडर डिमोरलाइज हो जाएगा, तो 18 में क्यों नहीं हुआ ऐसा? 18 के बाद 19? नहीं, मुझे ऐसे लगता है, नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से, कम 9 साल हो चुके, 10 साल से पावर में है। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी 10 साल जब पावर में रहते तो उनका एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी रेट ज़्यादा रहता है, 5 साल के बाद रेट कम रहता है। मुझे लगता है कि हम कोई भी इंसान को 10 साल देते हैं, उसके बाद में लोगों का रुझाव चेंज हो जाता है। जो नरेंद्र मोदी की रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके साथ में अपोजिशन की भी रेटिंग बढ़ रही है, ये भी हम देखना चाहिए। जिस तरीके से अपोजिशन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, वही अपोजिशन एक टेबल पे आपने सर 3-4 बातें कही, मैं आपको रोक रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।